तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन टुडेज क्लास थोड़ा सा थ्रो बैक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्टरी सेगमेंट, RH विटेकर का क्लासिफिकेशन एंड देन किंगडम मोनेरा, जिसमें अधिकतर बातें हमने बैक्टीरिया की थी। आज की क्लास का अगर आपको एक प्रीव्यू दे दिया जाए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो दैट विल बी द नेक्स्ट किंगडम, जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं उनका नेचर आपस में ही थोड़ा सा अलग अलग होता है। एज इन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कैसे अलग होता है, तो जो भी आप यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स देखेंगे वहां पे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा। दे कैन बी आइदर फोटोसिंथेटिक और दे कैन बी होलोजोइक। ठीक है, इनका अगर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे तो दैट ऑल्सो डिफर्स। वो कैसे अलग होगा? कुछ होंगे जो कि बाइनरी फिजन फॉलो करेंगे फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ होंगे जो स्पोर फॉर्मेशन फॉलो करेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एंड देन कम्स द लाइफ साइकिल, जो इनकी अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा यू विल कम टू नो अबाउट कि यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स का कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऑलराइट, तो हम एक एक करके वो सारे जो डिविजन्स हैं इसके अंदर या जो भी क्लासेस हैं उनको हम टेक करेंगे। ठीक है, एक एक करके उसको पिकअप करेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। So let us first come to the general characteristic feature. Now I hope you all understand what is the meaning of general characteristic features. जो भी जनरल फीचर्स होते हैं ना, उसका मीनिंग ये होता है कि उस पर्टिकुलर किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी क्लास को बिलोंग करे, किसी भी डिवीजन को बिलोंग करे, लेकिन उसका वो जो प्राइमरी फीचर है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कहा कि इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये मैं पैरामीशियम के लिए भी बोलूंगी, ये मैं अमीबा के लिए भी बोलूंगी, और ये मैं यूग्लिना के लिए भी बोलूंगी, और ये मैं डायटॉम्स के लिए भी बोलूंगी। जबकि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि यूग्लिना जो है वो यूग्लिनॉइड्स में आएगा। डायटॉम्स जो होते हैं उनका अपना अलग कैटेगरी है। ठीक है, उनका अलग अपना नेचर है। इसके अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स आप देखेंगे, उनका अलग फीचर है, लेकिन वो सिंगल सेल्ड बॉडी के होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन फीचर। यूकैरियोट्स होंगे, दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन फीचर। जो जितने भी ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि पूरे किंगडम के ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होंगे, दैट पर्टिकुलर फीचर्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि वो जनरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो दीज आर एक्चुअली जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आइए देखते हैं। तो द फर्स्ट फीचर इंक्लूडेड इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सिंगल सेल्ड है तो आप इनको यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हो, बिकॉज द टर्म, इसका जो मीनिंग है वो सिंगल सेल्ड ही है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या आप इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हो? ऐसा हो सकता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट हो। यस और नो, जस्ट एन आंसर आई वांट कि क्या इनके अंदर आप डिवीजन ऑफ लेबर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर आप सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यस, वेरी गुड मनीष, इसमें आप डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देख सकते। द रीजन इज दैट कि यहाँ पर एक ही तो सेल है, and that cellular body that is made up of only one single cell has no other option to divide the labor. ठीक है, उसके पास लोग ही नहीं है जिनके साथ वो अपना काम डिवाइड कर सके, ना तो उसके पास और सेल्स हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ नहीं पाया जाता बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। इसके अलावा यूकैरियोटिक हैं, तो आपको भी पता है यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो। ठीक है, न्यूक्लियोइड नहीं, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स का फीचर था। अब आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट से
जो न्यूक्लियस है इट हैज स्टार्टेड इवॉल्विंग टूवर्ड्स यूकैरियोटिक नेचर एज वी कम टू किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इसके जो भी मेंबर्स होते हैं दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। अब जब एक्वेटिक नेचर की बात हो रही है तो वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों नेचर पॉसिबल है इनका कि या तो ये नदी या तालाब के फ्रेश वाटर में मीठे पानी में रहें और या तो फिर ये सलाइनिटी में चले जाएं, दैट इज द मराइन हैबिटेट। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर गोइंग टू फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द फंगस, ठीक है। विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द फंगस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे दैट यू विल कम टू नो कि उनके पास कुछ फीचर प्रोटिस्टा के हैं और कुछ फीचर प्लांट के हैं, एनिमल के हैं या तो फंगस के हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे काफी सारे आपको पता चलेंगे। सेल जो इनका होता है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बिकॉज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, यू ऑलरेडी नो। इसके अलावा अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सम ऑफ देम कैन हैव फ्लैजेला और कुछ के पास हो सकता है सीलिया। अब इसके लिए तो आपको डिटेल नहीं जानना है, चलिए आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। आपको कोई भी एक ऐसा मेंबर बताना है प्रोटिस्टा का जिसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला हो और एक मेंबर ऐसा बताना है जिसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या उसकी बॉडी सरफेस पे सीलिया आपको दिखाई दे। गिव मी टू एग्जांपल्स। एक ऐसा मेंबर फ्लैजेला बियरिंग, दूसरा ऐसा मेंबर जिसके पास कौन हो, जिसके पास सीलिया हो। फास्ट, वेरी गुड निशंक। द आंसर इज पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। आंसर जो है वो है पैरामीशियम एंड अमीबा। नाउ पैरामीशियम यू ऑल वेरी वेल नो इज आल्सो कॉल्ड एज स्लिपर एनिमलक्यूल, ठीक है। स्लिपर जैसा उसका शेप होता है, उसका सेटअप होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे युग्लिना को तो युग्लिना के पास होता है फ्लैजेलम दैट इज लेंदी, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इनका अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाएगा तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के अंदर भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं that the organism is going to follow according to the comfort, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारी बातें हैं जो कि इनके जनरल फीचर्स के तौर पे याद रखनी है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इनके जनरल फीचर्स को, जनरल फीचर्स का मतलब है कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीके से हो सकता है, लाइफ साइकिल इनका कैसा हो सकता है। और ये तीनों बातें हम ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे। ब्रॉड सेंस में कहने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फिर हम क्या करेंगे कि जब हम एक एक करके क्लासेस पे जाएंगे ना तो मुझे आपको वो चीज दोबारा से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आपको नहीं बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन, मुझे आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा व्हाट इज एनाइसोगैमी। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि हाँ हम ये पर्टिकुलर क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें एनाइसोगैमी होता है। ये हमें मैडम ने पहले ही सिखा दिया है कि व्हाट इज एनाइसोगैमी। Do you get my point? What I want to say is, first of all, we are going to understand the meaning of each and every terminology, what is going to be applied later on. जब हम क्लासेस में जाएंगे, डिविजन्स पे जाएंगे, तो वहां आपको बहुत टाइम नहीं देना होगा इन चीजों में बिकॉज यू ऑलरेडी नो द मेथड कि वो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट। सबसे पहले प्रोटेस्टेंट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात होगी तो आपको भी पता है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन होंगे, लेट अस टेक इट वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज होलोटाइपिक या यू कैन से फोटोसिंथेटिक। या तो होलोटाइपिक हो सकता है या तो फिर फोटोसिंथेटिक हो सकता है। ये आपका फर्स्ट है।
तो फोटोसिंथेटिक या होलोटाइपिक न्यूट्रिशन में मुझे आपको बहुत चीजें तो नहीं बतानी है. यू ऑल वेरी वेल नो दैट द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू कंटेन क्लोरोफिल as the photosynthetic pigment and later on it is going to synthesize its own food. ठीक है. और कौन से प्रोसेस से खुद का खाना बनाएगा? तो उसका आंसर होगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद का खाना बना सकते हैं. दैट ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज होलोटाइपिक और फोटोसिंथेटिक. नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हम देखेंगे दैट विल बी होलोजोइक. इसका नाम होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन जनरल लैंग्वेज व्हाट वी कॉल इट, हम इसको एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. अब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ गए. मैं आपको होलोजोइक का मतलब भी समझा दूं. In this particular process, what is going to happen? First of all, food will be ingested. ठीक है. फूड का इंजेशन किया जाएगा, वो भी एज अ होल. एज अ होल मतलब आप समझ रहे हो. हम कैसे इंजेशन करते हैं? अगर आप जूलॉजिकल सेंस में जाएंगे तो इंसान जो है वो इंजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? द फूड एंटर्स द ओरल कैविटी एंड वी यूज टू च्यू इट, ग्राइंड इट. हम उसको चबाते हैं. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि यहाँ प्रोटेस्टेंट्स के पास दांत है क्या? इज इट कि इनके पास कैनाइन्स हैं, इंसीजर्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं, जिनको यूज करके ये अपने खाने को आराम से पहले चबा ले, उसको ग्राइंड कर ले एंड देन उसको खा ले? इज इट लाइक दैट हियर? यस और नो? बी इंटरैक्टिव. बीच बीच में आप लोग बोलते रहिए. ठीक है. हम सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है व्हेन वी आर डीलिंग विद अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ये नहीं हो सकता. तो अगर ये नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक ही मेथड है कि लेट अस फॉर्म द फूड कप और जो ऑर्गेनिज्म है उसको एज अ होल कंज्यूम किया जाए. तो इंजेशन किया जाएगा एंड आफ्टर इंजेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि उस फूड पार्टिकल को कुछ एंजाइम्स होंगी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि उसका डाइजेशन परफॉर्म करेंगी. और डाइजेशन के टाइम पर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे वहां या बायोमोलिक्यूल्स होंगे. ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स किसमें चेंज हो जाएंगे या ट्रांजिट हो जाएंगे? सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. तो ये इस तरह से अगर न्यूट्रिशन हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है. तो दैट इज द रीजन होलोजोइक न्यूट्रिशन इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो वो यहाँ पर क्या होता है? वो होता है एब्जॉर्प्टिव. अब जब आप यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी ना किसी चीज का एब्जॉर्प्शन होने वाला है. अब हमें भी पता है कि वो चीज है न्यूट्रिशन. तो हम ये देख लेते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करने का सोर्स क्या है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट न्यूट्रिशन जो होगा दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं दैट कैन एक्ट एज फूड आर गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड. तो यहाँ पे तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है. अगर हम लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ देखें तो दैट इज मिक्सोट्रॉफिक मोड. ठीक है. उसको हम मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. अब आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये आपके लिए कुछ नया टर्म है. आई वेरी वेल नो. मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये क्या होता है? ओके. चलिए गेस करिए बट तब तक मैं आपको बता ही देती हूँ व्हाट इज मिक्सोट्रॉपिक मोड. मिक्सोट्रॉपिक मोड में दो शब्द हैं, मिक्सो एंड ट्रोपिज्म. तो ये जो मिक्स वर्ड आया है उसका मतलब है कॉम्बिनेशन. यहाँ
दो तीन मोड होंगे जो कि मिक्स हो जाएंगे, या ऊपर के जो मोड आप देख रहे हैं लिखे हुए, इसमें से कोई भी दो मोड एक साथ साइमल्टेनियसली फॉलो हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस में फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, if an organism follows more than one mode of nutrition, एक से ज्यादा अगर वो फॉलो करेगा तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? उस कंडीशन को मिक्सोट्रॉपिक कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन को मिक्सोट्रॉपिक कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अमीबा का ही देती हूँ। यहाँ पे अगर आप अमीबा देखेंगे ना, आपको भी पता है अमीबा इज द इजीएस्ट डायग्राम ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता है, ये कोई भी शेप ले लेता है। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमीबा ओनली। तो हमें पता है कि अमीबा जो बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है वो कौन सा होता है? होलोजोइक होता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस करता है अमीबा, क्लास 10th में आप लोगों ने ये सीखा होगा। तो ये फेगोसाइटोसिस करेगा, तो इसका जो मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज गोइंग टू बी होलोजोइक। लेकिन इन सम ऑफ द कंडीशंस, जब अमीबा को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास फूड जो है वो एज अ होल प्रेजेंट नहीं है, इन दैट वेरी केस इट इज गोइंग टू परफॉर्म एब्जॉर्प्टिव एज वेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पे अगर ये चिपक जाता है तो वहां से इसका जो जनरल बॉडी सरफेस है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी कर सकता है, बट दैट इज अ रेयर कंडीशन। कभी कभी ऐसा करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डू होलोजोइक। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताइए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को क्लियर है कंप्लीटली? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी वन ऑफ द मेथड जहां पे आपको कोई डाउट हो? मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ टिपिकल हमने सीखा ही नहीं है जिसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो हमें जाननी थी, दैट इज अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन। अब जब हम यहाँ पे प्रोसीड ऑन करेंगे, उसके पहले मैं एक चीज करेक्ट करूंगी यहाँ पे निशंक की। निशंक, अभी आपने फ्लैजेला और सीलिया के लिए आंसर किया था अमीबा भी। तो अमीबा में आपको सीलिया दिखता है या फ्लैजेला दिखता है? अमीबा आपका आंसर था, जो कि अभी मेरे नोटिस में आया है। तो लेट अस क्लियर इट आउट हियर ओनली। अमीबा में सीलिया होता है। रियली? रियली? तो फिर मुझे ये बताइए कि अमीबा में शूडोपोडिया का क्या रोल होता है? अमीबा में शूडोपोडिया का क्या रोल होता है फिर निशंक? चलिए आएंगे इस टॉपिक पे वापस। फाइन, लेट अस कम टू दिस टॉपिक लेटर ऑन, और तब मैं वापस से ये आपको बताऊंगी। तो अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी आर डन, हमने ये पूरा क्लियर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम जान चुके हैं तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। और अगला जो यहाँ पे आपको जानना है दैट इज अबाउट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा ना, वो अलग अलग तरह से हो सकता है। लेट अस सी कैसे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको भी पता है कि दो ब्रॉड कैटेगरीज क्या होंगी। एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दूसरा देखा जाए तो वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखते हैं। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। इट कैन बी बाइनरी फिजन, या तो यहाँ पर बाइनरी फिजन होगा, और या तो फिर यहाँ पर हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यूजुअली बाइनरी फिजन जो होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है। वन ऑफ द पेरेंट सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन।
तो बाइनरी फिजन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि सेल का न्यूक्लियस एनलार्ज करता है, 2 हाफ में टूटता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. तो दिस बाइनरी फिजन इज गोइंग टू टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. ये कब होता है, ये सिर्फ तब होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की फेवरेबल कंडीशन रनिंग हो. द ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग इन द कंफर्ट जोन. जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये कब होगा, अब तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. जब ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगता है दैट ऑल द एक्सट्रीमिटीज आर सराउंडिंग मी, मेरे आसपास बहुत एडवर्सिटी है, मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में यूजुअली जो मेथड फॉलो होता है दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन. फिर हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, और ये जो 3 टाइप्स यहाँ पर होंगे दैट विल बी आइसोगैमी, इसके अलावा एनाइसोगैमी, और लास्ट में आपके पास होगा oogammy. ओके, ये 3 होते हैं यहाँ पे मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि पेरेंट की तरह एक्ट करेंगे. कभी कभी इनके थ्रू प्रोड्यूस किया गया गैमेट होगा, 2 डिफरेंट टाइप का गैमेट, सिमिलर टाइप का भी हो सकता है लेकिन 2 गैमेट्स होंगे. ठीक है, उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा विच इज कॉल्ड एज सिनगैमी. तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आप मान जाइए कि यहाँ पे सिनगैमी प्रेजेंट है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स. ठीक है, इट कैन बी फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमेट्स ऑल्सो. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि सिमिलर गैमेट कैसे होंगे. तो ये मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेयर देयर सिनगैमी इज इन्वॉल्व. अब ये 3 तरह से होगा, दैट इज आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड oogammy. तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये आइसोगैमी क्या है, एनाइसोगैमी क्या है एंड व्हाट इज oogammy. तो जब इनकी बात होगी ना तो लेट अस स्टार्ट विद आइसोगैमी. आइसोगैमी से शुरू करते हैं. तो आइसोगैमी में आपको नाम में इसका मीनिंग दिख रहा है बेटा, गैमी वर्ड जो आया है दैट स्टैंड्स फॉर फ्यूजन, आइसो वर्ड स्टैंड्स फॉर सिमिलर और सेम. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ जाइए आइसोगैमी के लिए कि जो भी आपके गैमेट्स होंगे, गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब इनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ठीक है, गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. क्लियर, मॉर्फोलॉजिकली इनका नेचर कैसा होता है, सिमिलर होता है. स्ट्रक्चरली इनका जो शेप एंड साइज होता है दैट इज ऑल्सो सिमिलर, बट दे कैन बी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे दे मे बी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट. अब फिजियोलॉजिकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि फिजियोलॉजिकली मतलब उनके अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सारे अलग अलग हो सकते हैं, बट their shape and size, their structural makeup, their morphological characters are going to be same. ये सब कुछ क्या होगा, सेम होगा. तो एक तरह से आप बोलेंगे कि there is fusion of similar gametes. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो देयर विल बी फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होगा. लेकिन आप बोलेंगे कि मैम अभी अभी आपने यहाँ पे बताया है हमें कि ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब इनके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं अंदर दैट कैन बी डिफरेंट. तो अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आप आइसोगैमी के लिए लिख सकते हैं दिस विल बी कॉल्ड फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। तो दे कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल नेचर, तो वी कैन कॉल इट फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम, तो वी कैन कॉल इट आइसोगैमी। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड मोड, जिसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी। तो जब एनाइसोगैमी की यहाँ पे बात की जाएगी ना, तो एनाइसोगैमी में आप समझ ही रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एनाइसोगैमी। तो यहाँ पे एनाइसो वर्ड का मतलब है एनाइसो। एनाइसो वर्ड का मतलब है डिफरेंट। तो यहाँ पे फ्यूजन होगा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का। तो हम लिखेंगे फ्यूजन ऑफ डिफरेंट gametes, and that will be termed as anisogamy. Now the question arises, difference in what sense, difference in which characters? तो यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है इनके साइज के अकॉर्डिंग, डिफरेंस हो सकता है इनके मोटिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैमेट है साइज के अकॉर्डिंग, वन ऑफ द गैमेट विल बी स्मॉल एंड वन कैन बी लार्ज। और अगर मोटिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वन ऑफ द गैमेट कैन बी मोटाइल एंड द अदर कैन बी इमोटाइल, या फिर आप कह सकते हो नॉन मोटाइल। ठीक है, ये नेचर होगा। तो दो अलग अलग गैमेट, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक मोटाइल हो गया, एक नॉन मोटाइल हो गया, इनका जब भी फ्यूजन होता है तो दैट इज एनाइसोगैमी। तीसरा जो हमारा मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज oogammy। oogammy आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन ऑन दिस वन, ये जरूरी है। oogammy is actually modification of anisogamy। ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये एनाइसोगैमी का मॉडिफिकेशन है। मतलब आप ये तो समझ गए कि यहाँ पर भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स तो होंगे, बट दे विल बी डिफरेंट इन एवरी सेंस, स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। तीनों तरह से जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, एंड दैट इज वाई यहाँ पे गैमेट्स को कैरेक्टराइज किया जाता है एज मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैरेक्टराइजेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। समझ में आया? तो oogammy इज एक्चुअली द मेथड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रूली डिफाइन करेगा, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी मॉडिफिकेशन ऑफ एनाइसोगैमी। ठीक है, अब यहाँ फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का नेचर क्या होगा? मेल गैमेट इज गोइंग टू बी मोटाइल and it is going to be small as compared to female gamete. फीमेल गैमेट का नेचर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी नॉन मोटाइल, या फिर आप स्टेशनरी बोल सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू बी लार्ज, बड़े साइज का होगा विथ रिस्पेक्ट टू मेल गैमेट। ठीक है, तो नाउ लेट मी नो, आर यू ऑल क्लियर विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? जो भी हमने अभी तक डिफरेंट तरीके सीखे, ये आप लोगों को समझ में आ गए हैं? Okay, so if we are clear with mode of reproduction, then let us come to the type of life cycle. हम किस में आ जाते हैं? हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल पे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तरह की लाइफ साइकिल यहाँ हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे आप लिखिए लाइफ साइकिल। अब देखो, यहाँ जो लाइफ साइकिल हो सकती है ना, वो दो तरह की हो सकती है। एक होगी जिसको हम कहेंगे गैमेटिक मियोसिस, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस।
तो when we are talking about gametic meiosis, it is also called डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसको क्या कहा जाता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। और जब हम जाइगोटिक मियोसिस की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोला जाता है। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों, ये दोनों को अलग अलग नाम से क्यों जाना जा रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसमें? हम आ जाते हैं गैमेटिक मियोसिस पे। तो जब गैमेटिक मियोसिस की बात होगी तो आप लोग यहाँ देख ही पा रहे हो कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है दैट इज गोइंग टू बी इन गैमेट। मियोसिस कहाँ होने वाला है? गैमेट में होने वाला है। ओके, अरबाज हैज फेस्ड अ नेटवर्क इशू, तो चलो मैं थोड़ा सा उनके लिए रिपीट कर दूं। अरबाज मुझे बताइए कहाँ से आप नहीं सुन सके हैं? लेट मी नो, लेट मी नो द पार्ट जहां से आप नहीं सुन पाए हो। ओके, लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ साइकिल एक्चुअली। चलिए, तो यहाँ लाइफ साइकिल जो है ना, लेट अस कम टू इट। लाइफ साइकिल स्टैंड्स फॉर व्हाट ऑल इवेंट्स द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू अंडरगो ड्यूरिंग द कंप्लीट लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे कि अगर इंसानों से आप कंपेयर करोगे तो पहले उनका बचपन होता है, देन रिप्रोडक्टिव एज होती है, देन फॉलोइंग इवेंट्स आर देयर। तो वैसे ही यहाँ इनका भी लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल यहाँ दो तरह का हो सकता है। एक होगा जिसमें आपको मियोटिक सेल डिवीजन गैमेट में देखने मिलेगा, दैट इज गैमेटिक मियोसिस। दूसरा होगा जिसमें आपको मियोटिक सेल डिवीजन जाइगोट में देखने के लिए मिलेगा, तो दैट विल बी जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? अब ये दोनों तरह के लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक भी कहा जाता है। तो अरबाज आपका बहुत कुछ स्किप नहीं हुआ है, अभी तो मैं इनका डिटेल लेने वाली हूँ। ठीक है, तो फोकस ऑन दिस वन, आपको पूरा क्लियर होगा। बिफोर दैट मनीष, आज आपका पहला लेक्चर है बेटा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? डू लेट मी नो यस और नो। ठीक है, आप मुझे बीच में बोलिएगा अगर कहीं भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल, समझते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा। फाइन, तो पहले हम आ रहे हैं गैमेटिक मियोसिस पे। चलिए फटाफट मुझे बता डालिए कि जो मियोटिक सेल डिवीजन है, व्हाई इज इट कॉल्ड एज रिडक्शनल सेल डिवीजन? Meiosis is also called as reductional cell division. Why it is called as reductional cell division? I want an answer. इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलने का एक रीजन है, रिडक्शन का मतलब किसी भी चीज में कमी आना। तो यहाँ कुछ तो ऐसी चीज है जिसमें की कमी आती है, एंड दैट इज द क्रोमोसोम नंबर। आपको भी पता है कि मियोसिस का मतलब है व्हेन डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू गेट हाफ्ड, इट इज गोइंग टू बिकम हैप्लॉइड। ठीक है, तब उसे हम रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ द लाइफ साइकिल इज गोइंग टू प्रोसीड हियर। तो यहाँ जब आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो ऐसा जाएगा कि आपका जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, या फिर जिसको आप पेरेंट कह सकते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, that parent organism or adult organism is going to have a ploidy level of n. इसका प्लॉइडी लेवल कितना होगा? n होगा। ठीक है, n अगर होगा तो क्या मियोसिस हो सकता है? गैमेट्स में मियोसिस हो सकता है अगर पेरेंट का प्लॉइडी लेवल n है तो? यस और नो? कंडीशन इज कि जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड है, हो सकता है? नो, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। तो हमें समझ में आया कि यहाँ प्लॉइडी लेवल तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इतना तो आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ जो प्लॉइडी लेवल हो जाएगा दैट विल बी डिप्लॉइड, या फिर वो प्लॉइडी लेवल होगा 2n। ठीक है, अब ये जो पेरेंट है, यू नो दैट
it is going to produce या they are going to produce gametes. तो यहाँ पे गैमेटिक जनरेशन पे आ जाते हैं. तो जब आप गैमेटिक जनरेशन पे आएंगे तो आपको भी पता है कि एडल्ट जो है उसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद होनी चाहिए और वो बात आप एज अ नोट पॉइंट याद रखो, और वो नोट पॉइंट ये है, गैमेट्स आर यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करिए, गैमेट्स आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड, वो हमेशा एन नेचर के होते हैं. तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो भी एन नेचर के होंगे, यस और नो. तो ये आपके गैमेट्स हैं, और आपको नोट पॉइंट पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो यूनिवर्सली हैप्लॉइड होते हैं. तो हमें जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाना था तब हमें यहाँ पर सेल डिवीजन यूज करना पड़ा, दैट इज मियोसिस. ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए गैमेट बनाने के लिए आपने मियोसिस का इस्तेमाल किया है, दैट इज व्हाई दिस लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज गैमेटिक मियोसिस. क्लियर? गैमेटिक मियोसिस हो गया. नाउ वी वेरी वेल नो कि ये दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर सिनगैमी होगी. तो व्हेन सिनगैमी इज गोइंग टू टेक प्लेस देन एन एंड एन ये दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, 2n, और ये जो 2n ऑर्गेनिज्म है दैट विल बी द जाइगोट. और हमें पता है कि नाउ जाइगोट इज गोइंग टू जनरेट एडल्ट ऑर्गेनिज्म. तो जब जाइगोट एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेगा तब यहाँ पर जो सेल डिवीजन फॉलो होगा दैट विल बी माइटोसिस. समझ में आया बच्चों? सो दिस इज गैमेटिक मियोसिस लाइफ साइकिल, या फिर इसको हम डिप्लॉन्टिक क्यों बोल रहे हैं अब वो भी मैं आपको यहीं पर बता दूं. इस लाइफ साइकिल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द स्टेजेस आर, यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टेजेस आर डिप्लॉयड. यहाँ पे मेजॉरिटी में आपको जो स्टेजेस दिख रहे हैं वो कौन से दिख रहे हैं, वो आपको डिप्लॉयड दिख रहे हैं. ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल को इसीलिए क्या कहा जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. दिस विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिकॉज यू कैन सी दैट एक्सेप्ट गैमेट्स ऑल अदर स्टेजेस आर डिप्लॉयड. ठीक है, समझ में आया? दिस वॉज गैमेटिक मियोसिस. अब हम दूसरा लाइफ साइकिल ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा जो लाइफ साइकिल होगा दैट विल बी zygotic meiosis. zygotic meiosis. तो देखते हैं कि zygotic meiosis कैसे होगा. यहाँ पे अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पेरेंट है दैट विल बी हैप्लॉइड. ठीक है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होना है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, तो पेरेंट जो है दैट शुड बी हैप्लॉइड. तो ले लेते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज एन. फिर ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू गिव राइज टू गैमेट्स. यहाँ पे गैमेट्स बनने वाले हैं. तो जब गैमेट्स बनेंगे तो आपको तो पता है कि जो गैमेट्स होते हैं दे आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड, तो फिर से एन और एन बनेंगे. अब यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आया. कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, तो वो सेल डिवीजन इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसका नाम होता है माइटोसिस. ठीक है, मतलब गैमेट बनाने के टाइम पर आपने मियोसिस का इस्तेमाल नहीं किया. नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दीज गैमेट्स आर गोइंग टू फ्यूज, मतलब यहाँ पे होने वाली है सिनगैमी. When syngamy is going to take place, यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर बनेगा, और आपको पता है कि ये जो 2n स्ट्रक्चर है दैट इज द जाइगोट. यहाँ पे एक और नोट पॉइंट याद रखो विथ रिस्पेक्ट टू जाइगोट, और वो नोट पॉइंट ये है दैट जाइगोट इज यूनिवर्सली डिप्लॉयड.
जैसे आपने गैमेट के लिए याद किया था कि वो यूनिवर्सली हैप्लॉइड होता है, यहाँ पर आप जाइगोट के लिए याद करो कि वो यूनिवर्सली कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ अगर जाइगोट से पेरेंट को जनरेट करना है तो हमें क्रोमोसोम नंबर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, तो हमें 2n को घटाकर n बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेल डिवीजन होगा वो रिडक्शनल होगा और वो होगा मियोसिस। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई व्हेन जाइगोट इज अंडरगोइंग मियोसिस, तो लाइफ साइकिल विल बी कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, लाइफ साइकिल का नाम हो जाएगा जाइगोटिक मियोसिस। अब देखो, आपको इस पूरी लाइफ साइकिल में जाइगोट के अलावा पूरे स्टेजेस हैप्लॉइड दिख रहे हैं। Majority of the stages of the life cycle are haploid, and that is the reason कि this life cycle will be called as haplontic life cycle. ठीक है, समझ में आई दोनों तरह की लाइफ साइकिल? अगर आप लोग लाइफ साइकिल पे क्लियर हैं, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। हम किस में जा सकते हैं? क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर हैं? If any one of you is having any doubt, then you can ask me. Gayatri is here. How are you, Gayatri? Fine. मुझे जल्दी से बताइए, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, लेट अस प्रोसीड ऑन देन। अब यहाँ पे अगर आप समझ गए हैं कि ये सारे मोड्स क्या हैं, तो अब हम सीधा क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो हमें पता चलेगा कि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बिफोर दैट सम इशू इज देयर विद अरबाज। अरबाज इज टेलिंग नेटवर्क इशू की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरबाज कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, व्हाट यू कैन डू इज यू रिफर टू द रिकॉर्डिंग वंस। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना लेक्चर की, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बातें समझ में आएंगी। इन केस अगर आपको वो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, देन डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी समराइज करके। इज इट ओके? फाइन। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। एज आई टोल्ड यू एट स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि प्रोटिस्टा में बहुत अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स है। यू कैन सी डाइवर्सिटी। तो यहाँ कौन कौन से डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं? फर्स्ट विल बी द क्लास ऑफ क्राइजोफाइट्स, देन विल बी डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड लास्टली द प्रोटोजोन्स। तो अब हम एक एक करके इन क्लासेस को पिकअप करते हैं और सीखते हैं कि इनके ऑर्गेनिजम्स का क्या फीचर होता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्राइजोफाइट्स। जब भी यहाँ पे क्राइजोफाइट्स की बात होती है ना बेटा, तो आपको इसका कुछ और भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलता है, एंड दैट डिस्क्रिप्शन इज समथिंग लाइक दिस। लेट मी राइट इट फॉर यू। यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा दैट इट बिलोंग्स टू डिविजन बेसिलेरियोफाइटा। ठीक है, आपको इसका जो डिवीजन है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा दैट इट बिलोंग्स टू डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा या क्राइजोफाइटा। ठीक है, और इसके अंदर मेजरली जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं दे आर कॉल्ड एज डायटॉम्स। उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है डायटॉम्स। ठीक है, तो डायटॉम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। लेट अस सी। ये रहे इनके फीचर्स। फीचर नंबर 1 इज कि इनका जो हैबिटेट है दैट विल बी आइदर फ्रेश वाटर और मराइन, दोनों जगह पे पाए जा सकते हैं। सेकेंड, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं। दैट इज द रीजन कि इनको हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एज प्लैंक्टॉन्स दैट फ्लोट विथ वाटर करंट ओवर द सरफेस।
इसके अलावा इसमें मेजर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर फोटोसिंथेटिक और होलोटाइपिक। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। तो ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं, सिंस दे आर फोटोसिंथेटिक, तो आपको बहुत सरप्राइज होगा जान के कि जो बहुत बड़ा सा ओशनिक इकोसिस्टम होता है या मेराइन इकोसिस्टम होता है, ये वहां पर प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये उस इकोसिस्टम में कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, तो दे आर गोइंग टू बिकम द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक, ठीक है। देन यहाँ पे डायटॉम्स इंक्लूडेड होते हैं, गोल्डन एल्गी इंक्लूडेड होती है, दैट इज डेस्मिड्स। फाइन। एक चीज यहाँ पे आपको एडिशनल मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ किसको कहा जाता है? कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायटोमेशियस अर्थ? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट? किसी ने सुना है? चलिए मैं बताती हूँ इनके कुछ और भी फीचर्स के साथ। जब आप इनके कुछ और भी फीचर्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। नो निशंक, नो, इट इज नॉट अबाउट सॉइल, मैं आपको अभी बताती हूँ। चलिए, इनकी बॉडी जो है सेल्यूलर होती है, डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। यू कैन सी द डिफरेंस इन शेप। यहाँ पे अलग अलग तरह के शेप के आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं इन द पिक्चर विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी कि इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ डायटॉम्स, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। अब इसी फीचर के चलते हम ये देख सकते हैं कि डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है। डायटोमेशियस अर्थ का मतलब होता है व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द डायटॉम्स, जिनका सेल वॉल सिलिका का बना हुआ है, इनकी बॉडीज जो हैं, इनकी डेड बॉडीज, सपोज ये मर गए और ये डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर, या सेल के ऊपर सेल, ठीक है। तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। उससे क्या बन जाएगा? डायटोमेशियस अर्थ बनेगा, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा सा सिलिका का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो सिलिका इज अ हार्ड सब्सटेंस, यू नो, तो उसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटॉम, वो कहलाएगा डायटोमेशियस अर्थ। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी मालूम है कि ये जो डायटॉम्स होते हैं ये किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे? बाय एनीवन, 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 बताइए फास्ट। फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई। व्हाट विल बी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो मेजर रिप्रोडक्शन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, यहाँ पे लिख लो। अगर एसेक्सुअल मेथड है तो एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन ये फॉलो करते हैं, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें ये गैमेटिक मियोसिस फॉलो कर सकते हैं, गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। अब इसके अलावा यहाँ पे जो पिगमेंट्स होती हैं, मुझे अभी अभी अरबाज का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दिया है कि इनको गोल्डन एल्गी क्यों कहा जाता है। रीजन ये होता है अरबाज कि इनके अंदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं और उसमें कॉम्बिनेशन होता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल सी का और जैंथोफिल का। तो बिकॉज ऑफ दीज पिगमेंट्स इनका जो कलर हमें दिखाई देता है दैट अपीयर्स टू बी गोल्डन। अब ये जो गोल्डन कहा जाता है इनको इसी वजह से कहा जाता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि सारे के सारे आपको गोल्डन दिखे। हो सकता है कि किसी के अंदर स्पेसिफिकली कोई एक ही सेट ऑफ पिगमेंट हो, जैसे अगर सिर्फ जैंथोफिल्स हैं तो उसमें मेजॉरिटी ब्राउन भी दिख सकती है, डिपेंड्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अपीयर गोल्डन। इज इट क्लियर नाउ अरबाज?
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो भी सीखा, दिस वाज अबाउट क्लास डायटोम्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर कैटेगरी, दूसरे वाले क्लास पे चले जाते हैं। यहाँ देखिए डायटोम्स के बारे में जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज अबाउट डायटोमिशियस अर्थ, सिलीशियस सेल वॉल है, ये आपके लिए यहाँ मेंशन किया गया है, तो यू कैन यूज इट। और इनके कुछ यूजेस भी दिए गए हैं आपको, जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डायटोम्स का व्हाट इज द बेनिफिट वी आर हैविंग, वेलफेयर के लिए कैसे यूज करेंगे, तो इसमें आंसर होगा कि इसको हम पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, एंड एक जो यहाँ यूज इंक्लूड नहीं है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज इंक्लूडेड नहीं है वो मैं आपके लिए ऐड कर दूं, दे आर ऑल्सो यूज फॉर साउंड प्रूफिंग। इसको हम साउंड प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ लिखी गई है, क्योंकि इनका जो सिलीशियस वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग शेल्स, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग शेल का बना होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्स टू बी सोप बॉक्स लाइक। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस पर कभी कभी फोकस कर दिया जाता है क्योंकि सेल वॉल में सिलिका का होना ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और उसका सेटअप है सोप बॉक्स जैसा, तो दैट कैन बी समथिंग न्यू जिस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्लास जो आपने देखा क्राइजोफाइट्स। नाउ लेट अस कम टू डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, इनको पहले तो ये बता दूं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा जाता है। डाइनो वर्ड का मतलब है दो, फ्लैजेला का मतलब, फ्लैजिलेट मतलब आप समझ रहे हैं फ्लैजेला बियरिंग ऑर्गेनिज्म, तो दीज ऑर्गेनिजम्स पजेस एक्चुअली टू फ्लैजेला, ठीक है, दो फ्लैजेला इनके पास होता है। अब हम इनके बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम दो फ्लैजेला के नेचर पे आएंगे। बिफोर दैट, अरबाज इज आस्किंग फॉर किंगडम मोनेरा डीपीपी। देखिए बेटा, आज इस पूरे चैप्टर का मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा ही डीपीपी में आपको प्रोवाइड कर देने वाली हूँ, ताकि जो जो हम कवर करते जाएं आप वो पर्टिकुलर पार्ट सॉल्व करते जाएं। ओके अरबाज, टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द डीपीपी। नाउ लेट अस कम डाइनोफ्लैजिलेट्स पे वापस। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी दे आर मराइन एंड दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिगमेंट्स या इनके जो कलर्स होंगे दैट कैन बी आइदर येलो, ग्रीन, ब्राउन, किसी भी तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये अलग अलग पिगमेंट्स आप देखेंगे तो ये सारे पिगमेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही इनका कलर होगा। अगर वहां पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट ज़ैंथोफिल है तो दे कैन बी ब्राउन, इरिथ्रोमाइसिन है दे कैन बी रेड, अलग अलग पिगमेंट विल गिव अलग अलग कलर। ओके, सेल वॉल जो इनका होता है उसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, आउटर सरफेस पे होंगे। एंड व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ दो फ्लैजेला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास जिस पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो फ्लैजेला जो होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल रहती है पोजीशन में और जो दूसरी होती है वो ट्रांसवर्स रहती है। ओके, तो जो लॉन्गिट्यूडनल होगी और जो ट्रांसवर्स होगी दोनों के फंक्शन में भी अंतर होता है। यूजुअली इनका जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है अलग अलग समय पर लोकोमोशन परफॉर्म करता है, अलग अलग समय पर सेल के ओरिएंटेशन में मदद करता है। तो ये दो अलग फ्लैजेला होने के कारण दीज आर कॉल्ड एज डाइनोफ्लैजिलेट्स। अगला, यहाँ पे जो आपका गोनियोलेक्स है जिसको हम रेड डाइनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड। और यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये काफी तेजी से फैलते हैं, काफी लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो टॉक्सिक टू द मराइन लाइफ। जो मछलियां होती हैं
वो मर जाती हैं बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ गॉनियोलेक्स। तो यहाँ पे ये जो गॉनियोलेक्स है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। जब भी ये किसका फॉर्मेशन करेगा, रेड टाइप का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं यहाँ आपको इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो दैट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर आप एसेक्सुअल देखेंगे तो अगेन बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या होगा मोस्ट कॉमन मेथड, बाइनरी फिजन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वो इनके अंदर काफी रेयर है, मतलब यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते ही नहीं है। और अगर इन्होंने किया भी तो दे आर गोइंग टू फॉलो गैमेटिक मियोसिस। बहुत कम सिचुएशंस में दे आर गोइंग टू फॉलो गैमेटिक मियोसिस या फिर जाइगोटिक मियोसिस। अब इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो गैमेटिक कम होता है, मेजॉरिटी में कौन होता है, जाइगोटिक। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर, रेयर में भी दो टाइप, गैमेटिक बिल्कुल रेयर, ज्यादातर क्या करेंगे, जाइगोटिक। तो दिस विल बी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनल की बात कर लेते हैं, सॉरी ऑर्गेनल आई एम सेइंग दैट इज एक्चुअली ऑर्गेनिज्म, जो कि होता है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका की बात कर लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ नॉक्टिल्यूका तो इसको हम सी घोस्ट के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सी घोस्ट, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनिसेंस की। ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनिसेंस की। इट इज केपेबल ऑफ एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ लाइट एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स जो इसकी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पिगमेंट्स होते हैं अगर आप रात के दौरान इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो ये आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको सी घोस्ट कहा जाता है, बिकॉज दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। और फायर एल्गी भी कहा जाता है इनको, दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फायर एल्गी। अगेन द रिस्पॉन्सिबल रीजन इज बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर हम आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स पे। तो द मोस्ट कॉमन मेंबर इज यूग्लिना, जो आप जानते हैं। अब आप मुझे यूग्लिना के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताइए। यूग्लिना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है। थोड़ा सा थ्रोबैक पे जाओ, पीछे जाओ। जब ये लेक्चर शुरू हुआ था हमने जनरल फीचर पढ़े थे, तो मैंने आपसे कहा था यहाँ आपको कनेक्टिंग लिंक मिलेंगे। यूग्लिना इज वन ऑफ दोस। तो मुझे ये बताइए यूग्लिना किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? यूग्लिना को कौन से दो कैटेगरीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है? बताइए फास्ट, एनीवन? तब तक इसके हैबिटेट की बात करते हैं कि मेजरली जो ये हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर पे रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है जो रुका हुआ या ठहरा हुआ पानी हो। ओके, नो अरबाज, रॉन्ग। नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टैग्नेंट वाटर में होंगे, स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, वाटर करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, वहां पाए जाएंगे। इसके अलावा सेल वॉल जो यहाँ पे होता है उसमें प्रोटीन रिच लेयर रहती है सेल वॉल के अलावा, दैट इज पेलिकल। नाउ व्हाट इज पेलिकल? पेलिकल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द कवरिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है दैट इज नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन, तो उसको हम पेलिकल कहते हैं। फाइन। इसके अलावा इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजेला इनके भी पास होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक होते हैं मेजॉरिटी में ये, लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं मिली, नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ अटेंशन, जहां बिल्कुल अपनी आंखें गड़ा दीजिए कि अगर इनको सनलाइट नहीं मिला फिर क्या? अगर इनको सनलाइट नहीं मिला देन दे आर गोइंग टू एक्ट एज हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपसे पूछ रही थी कनेक्टिंग लिंक वाला पॉइंट, वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है या रिलेटेड है? सनलाइट है, बहुत अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, खाना बन जाएगा। सनलाइट नहीं है
तो यहाँ पर ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लेंगे. तो दे आर गोइंग टू एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plants and animals. समझ में आया? Euglena is connecting link between plant and animal because it shows photosynthetic as well as heterotrophic mode of nutrition. आपको भी पता है photosynthetic है तो plant होंगे, heterotrophic है तो animals करते हैं. ठीक है, तो that is the condition जो Euglena के साथ आपको याद रखनी है या Euglenoids में याद रखनी है. नेक्स्ट, यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट के पिगमेंट्स के सिमिलर होते हैं और एग्जाम्पल यूग्लिना है. अगला होगा स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड बहुत छोटा सा कैटेगरी है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, इनका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा हम नहीं जानते हैं. तो देखिए सैप्रोफिटिक होते हैं बेसिकली. सैप्रोफिटिक मतलब यू ऑलरेडी नो, आई टोल्ड यू इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ये एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दैट इज ओनली सैप्रोट्रॉफिज्म, वो फॉलो करेंगे. इसके अलावा यहाँ पे मेजर एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है. मुझे ये बताइए कौन सी बीमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से? कौन सी बीमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से? नहीं अरबाज, कहाँ एब्सेंट होती है बेटा? देखो वापस आओ यहाँ पे. ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल. इंस्टेड मतलब उसको सब्स्टिट्यूट किया है, उसको हटाया है. ठीक है, उसको हटाने की जगह पे पेलिकल आया है. तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एब्सेंट है, उसका सब्स्टिट्यूट है. इज इट ओके? फाइन. अब यहाँ आइए. तो यहाँ पे जब आप वापस आएंगे किस पे? स्लाइम मोल्ड्स पे. तो स्लाइम मोल्ड्स पे मैं आपसे बात कर रही थी अबाउट प्लाज्मोडियम. जल्दी से बताइए प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है? बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन डिजीज है. यस, वेरी गुड निशंक. द आंसर इज मलेरिया. प्लाज्मोडियम इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. तो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड की कैटेगरी में आता है. यहाँ पे अगर आप इनकी अनफेवरेबल कंडीशन में देखेंगे कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो दैट इज बाय स्पोरुलेशन या फ्रूटिंग बॉडीज बना के. आप यहाँ जो रेड कलर के स्वलन पोर्शंस देख रहे हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज हैं. अब इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं जो लेटर ऑन बाहर आके रीजनरेट करते हैं और एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हैं. तो दैट इज प्लाज्मोडियम. स्लाइम मोल्ड इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर स्लाइम लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड. देन जो भी इनके स्पोर होते हैं उनके पास वॉल होती है एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, टू एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, और इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन में दे आर गोइंग टू फॉलो स्पोरुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अबाउट स्लाइम मोल्ड. इसके अलावा अगर आप प्रोटोजोअन्स को देखेंगे तो दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट इज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. तो जो हमने अमीबा सीखा है, अमीबा कहाँ पर आता है? प्रोटोजोअन्स में आता है. लिशमैनिया डोनोवनी कहाँ पे आता है? प्रोटोजोअन्स में आता है. ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर गोइंग टू बी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. दे कैन बी आइदर प्रेडेटर और दे कैन बी पैरासाइट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहें. ठीक है, देन बहुत प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं ये जानवरों के, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं. नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे क्या क्या आता है प्रोटोजोअन्स के अंदर. तो जब प्रोटोजोअन्स की बात होती है तो यहाँ अमीबॉइड होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, और या तो स्पोरोजोअन्स होते हैं. तो देखते हैं कि इनका क्या क्या फीचर है. तो दिस इज एक्चुअली कंपैरिजन इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन सी. जितने भी अमीबॉइड्स होते हैं दे आर गोइंग टू पजेस शूडोपोडिया. इस पॉइंट पे फोकस करिए. फॉल्स फीट होती है इनके पास. फ्लैजेलेटेड अगर होंगे
तो दे possess flagella as the structure. सीलिएटेड हैं तो सीलिया होगा. स्पोरोजोन्स का मतलब स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में पाई जाएगी. व्हेन वी टॉक ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल इज अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका. ठीक है. फ्लैजेलेटेड की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको याद रखना है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस दैट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. ओके. देन व्हेन वी टॉक ऑफ सीलियाटा, तो यहाँ पे आपको पैरामीशियम याद करना है, दैट इज द स्लिपर एनिमलक्यूल. व्हेन वी टॉक ऑफ स्पोरोजोन्स, तो यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम याद रखना. तो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स जो कि किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं प्रोटोजोन्स के अंडर. फाइन. जो भी यहाँ आपके लिए मेंशन है ना बच्चों, आप याद रखो कि आपका पॉइंट ऑफ फोकस इन सारे पॉइंट्स पे पहले होना चाहिए, बिकॉज दे आर द टेक्निकल डिफरेंसेस जो इन सारे ग्रुप्स के बीच में है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ देम. ये अमीबा है, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बायोलॉजी का इजीएस्ट डायग्राम है, कोई भी ये बना सकता है. फाइन. देन ट्राइपैनोसोमा होता है. देन वी आर हैविंग पैरामीशियम. इसके अलावा दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो आपको याद करने हैं. एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, उनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल फूड वैक्यूल तो बना ही सकता है. अब एक स्पेशल क्लास ऑफ वैक्यूल मैं आपको बताना चाहती हूँ जो यहाँ पाया जाता है, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. डू यू ऑल नो अबाउट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? यस और नो, बताइए. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में सभी लोग जानते हैं? ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. Contractile vacuole is basically meant for osmoregulation. ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्चुअली टू मेंटेन adequate amount of water in cellular body. जो भी इनकी सेल्यूलर बॉडी है उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मेंटेन करना है. अभी आप देखते आ रहे हैं ना, हम शुरू से लेके अभी तक जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं. तो अगर ये पानी के अंदर रहते हैं तो हमेशा अगर इनकी बॉडी में पानी जाता जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा सेल. अगर पानी इनकी बॉडी से बाहर आ गया तो ये सिकुड़ कर मर जाएंगे. तो इट इज नेसेसरी कि इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज गोइंग टू रेगुलेट दैट प्रॉपर अमाउंट? तो उसके लिए इनको क्या दिया गया है? उसके लिए दिया गया है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो इनकी बॉडी में पानी के अमाउंट को चेक करता रहता है विद इन अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि पानी इनके अंदर ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, क्योंकि ज्यादा कम दोनों ही कंडीशन इनके लिए बहुत टफ होने वाली हैं. अगर बहुत ज्यादा पानी हुआ तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, कम पानी अगर यहाँ पे हुआ तो सेल जो है वो श्रिंक होके मर जाएगा. ठीक है. तो रिमेंबर दिस वन. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. अप्लाई करते हैं जो भी अभी तक सीखा. बताइए, सिंगल सेल यूकैरियोट्स को कौन सी कैटेगरी में प्लेस किया जाता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, डाइनोफ्लैजिलेट्स और प्लैंटिक? वेरी गुड. आंसर इज प्रोटिस्टा. ऑल ऑफ यू नो दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्राइजोफाइट्स में कौन इंक्लूडेड होते हैं? डायटॉम्स, क्लोरेला, साइनोबैक्टीरिया, नॉक्टिलुका? अगेन वेरी नाइस. ठीक है. वेरी गुड मनीष, निशंक एंड अरबाज, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. डायटॉम्स इंक्लूडेड होते हैं.
चलो फास्ट, अब एक मेरा एडिशनल क्वेश्चन, डायटॉम्स का सेल वॉल कौन से सब्सटेंस का बना था? जल्दी से आंसर दीजिए। डायटॉम्स का सेल वॉल कौन से सब्सटेंस का बना था? फास्ट। ओके, वेरी गुड, द आंसर इज सिलिका। ठीक है, आंसर है सिलिका। वेरी गुड निशंक एंड मनीष, सिलिका का था। नेक्स्ट वन, डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जिबिट, कौन सी स्टेज एग्जिबिट करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, बताइए फास्ट। यस, आंसर इज नंबर 2। वेरी गुड गायत्री, यू हैव आंसर्ड फास्ट। आंसर है बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ओके, पाल्मेला स्टेज कहां पर पाई जाती है? ठीक है, पाल्मेला स्टेज बीच में कहीं हमने डिस्कस नहीं की है। पाल्मेला स्टेज जो होती है एक्चुअली दैट इज अ कंडीशन जो कि यूग्लेनॉइड्स में पाई जाती है। ठीक है, पाल्मेला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज फॉर यूग्लेनॉइड्स। देन गोस प्रोटिस्टा में कौन कौन इंक्लूडेड है? प्रोटिस्टा में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोट। वेरी गुड, सारे ही लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोस, डेस्मिड्स आर नोन एज, याद करो डेस्मिड्स वर्ड कहां पे आया था? डेस्मिड्स, जल्दी से मैं आपको याद दिला दूं, ये आया था जब हमने बात की थी गोल्डन एल्गी की। तो जो आंसर होगा दैट विल बी गोल्डन एल्गी। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मतलब आप लोगों को मैं जितने बार भी अप्रिशिएट करूं कम ही है, क्योंकि जो अभी आपने सीखा वो सब आप अप्लाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज डायटॉम्स एंड डेस्मिड्स कम अंडर, दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आंसर इज क्राइजोफाइट्स। फिर होता है प्रोटिस्ट दैट आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। हाँ, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको अभी बीच में बताया था ड्यूरिंग द लेक्चर कि ओशनिक इकोसिस्टम में दे आर गोइंग टू एक्ट एज प्रोड्यूसर्स। कौन है वो? कौन है? ओके, लेट अस चेक। डायटॉम्स। ठीक है, कौन होते हैं? डायटॉम्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको हम प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। इसका जवाब सभी लोग गड़बड़ दे रहे हैं, तो इस चीज पे फोकस करो। ओके, नेक्स्ट गोज रिजुविनेटरी सेक्सुअल स्पोर फॉर्म्ड ऑफ। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि डायटॉम्स के अंदर जो स्पोर्स होते हैं रिजुविनेटिंग स्पोर्स, उनको हम ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। नाम याद कर लीजिए, उनका जो नाम होता है दैट इज ऑक्सोस्पोर। एकाइनीट नहीं, ऑक्सोस्पोर्स होते हैं। देन कीसलगुड, द ग्रिटी सॉइल यूज्ड इन पॉलिशिंग, ये कहां पर यूज किया जाएगा? पॉलिशिंग, सिरप बनाने के लिए। हमने ये कहां पे ये यूज पढ़ा था? एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा था व्हेन वी डेल, जब हमने डील किया था डायटॉम्स को। ठीक है, व्हेन वी डेल्ट विद डायटॉम्स तब हमने ये बात की थी। न्यूक्लियस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स इज, बताइए कौन सा न्यूक्लियस होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स का? मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दे हैव मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस। मराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होता है, कौन है वो? तो मैंने आपको बताया दैट इज नॉक्टिलुका, इसको हम सी घोस्ट भी कहते हैं। ओके, द आंसर इज नॉक्टिलुका सी घोस्ट। रेड टाइड्स किसकी मदद से बनते हैं? विच प्रोटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड?
Exactly. The answer is Goniolax. Cytostome, cytopharynx and reservoir are found in the cell of. साइटोस्टोम कहा जाता है फूड ओपनिंग को. साइटोफैरिंग्स जो है वो यूज किया जाएगा डिफरेंट फंक्शन के लिए, और एक रिजर्वायर दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल एक्चुअली. तो दैट इज फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिना की बॉडी में आपको ये मिलता है, साइटोस्टोम, साइटोफैरिंग्स एंड रिजर्वायर, यूग्लिना के स्ट्रक्चर में. इसके लिए आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स फॉलो करिए, बहुत अच्छे से डायग्राम्स को देखिए. ये सारे क्वेश्चन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. अगेन पाल्मेला स्टेज अभी अभी सीखा था, कहां पर आती है, यूग्लिनॉइड्स में आती है. तो यूग्लिना विल बी द आंसर. सो दिस वाज आउटर कोट ऑफ यूग्लिना किसका बना होता है. आउटर कोट ऑफ यूग्लिना विल बी पेलिकल, क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल के सब्स्टिट्यूट में वहां पर कौन पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है, विच इज अ प्रोटेनिशियस लेयर. ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल और प्लांट का कनेक्टिंग लिंक है, मैंने आपको बताया था यूग्लिना होता है, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है. एग्रीगेशंस फॉर्म्ड बाय स्लाइम मोल्ड अंडर सूटेबल कंडीशन. स्लाइम मोल्ड सूटेबल कंडीशन में कुछ एग्रीगेशंस बनाता है, उनको क्या कहा जाता है. तो दैट एग्रीगेशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. Then goes protists are believed to be primitive relatives of. किसके primitive relative माने गए हैं ये, प्रोटोजोअन्स के. ठीक है, प्रोटोजोअन्स. यहाँ एक्चुअली आंसर एनिमल्स होना चाहिए. ओके, एक्चुअली द क्वेश्चन इज टिपिकली थोड़ा सा अलग है. ये आंसर एनिमल होना चाहिए, प्रोटोजोअन्स ऊपर होने चाहिए. तो आई गिव अ चेक ऑन इट. फाइन. लास्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स आपको सेलेक्ट करना है. पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोअन, तो वो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका होता है. ठीक है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इज द अमीबॉइड प्रोटोजोअन. स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होगा. स्लीपिंग सिकनेस याद करो, जब आपने डिफरेंस कंपेयर किया था 4 कॉलम में, तो स्लीपिंग सिकनेस कहां पर था. इट वॉज अंडर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन कैटेगरी. ठीक है, ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस होता है एंड दैट इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन. प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट इज अ स्पोरोजोन होता है, ये स्पोर्स बनाता है. ठीक है, ये लास्ट कैटेगरी में आता है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. जो आज की क्लास में हमें सीखना था, दैट इज अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. जब भी हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी या हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तो वहां पे हम क्या डील करने वाले हैं, वहां पे हम डील करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट किंगडम, जो होने वाला है किंगडम फंजाई. ठीक है, तो हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करें.